क्या आपने नासा के साथ मार्स पर जाने के लिए टिकट बुक करवा लिया है? इलॉन मस्क का तो दावा है कि 2026 तक वो मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बना देंगे। पर क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल भी है तो क्या आप मार्स पर जाने वाली सबसे पहली सिविलाइजेशन का हिस्सा बनना चाहेंगे? आज तक तो हम सब यही सुनते आ रहे हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है और एक साल 365 दिन का। लेकिन अचानक से अगर आपके लिए एक दिन 25 घंटे का हो जाए और एक साल 687 दिनों का हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? कुछ सालों से मार्स साइंस का मेन फोकस रहा है, लेकिन हमने कभी सोचा है क्यों? क्या मार्स के पास भी अर्थ की तरह मून होगा? क्या आसमान का रंग सेम होगा? आखिर नासा को करोड़ों रुपए मार्स मिशन पर लगाने की जरूरत ही क्या है? चलिए आज हम साई-फाई बुक मार्शियन जो एंडी वियर ने लिखी है उससे आपके सवालों का जवाब देते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 एस्ट्रोनॉट से जो मार्स पर एरीज 3 के मिशन पर गए थे। ये 6 एस्ट्रोनॉट्स बहुत शिद्दत से अपना मिशन कंप्लीट कर रहे थे और मार्स की मिट्टी के सैंपल ले रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें सिग्नल मिलता है कि जिस लोकेशन पर वो है वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप इमेजिन कीजिए ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो क्या होगा? आप मार्स पर हैं और अचानक एक तूफान आने वाला है जो कि अर्थ के तूफान जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि ये कैसा होगा, आपको बस ये पता है कि कुछ भयानक होने वाला है। ऐसा ही हुआ था उन 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ। इन एस्ट्रोनॉट्स को अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ा और ये सभी अपनी स्पेसशिप MAV मार्स एसेंट व्हीकल की तरफ बढ़ने लग गए। ये स्पेसशिप 150 किलोमीटर/आवर की विंड का प्रेशर हैंडल कर सकती थी, पर तूफान की वजह से जो विंड की स्पीड थी वो 175 किलोमीटर/आवर तक पहुंच गई थी। और इसी वजह से 6th डे पर इन एस्ट्रोनॉट्स को नासा का आदेश आया कि ये मिशन अबॉर्ट किया जाता है, यानी खत्म किया जाता है। थोड़ी सी भी देर हुई तो स्पेसशिप टूट जाएगी और वो 6 एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर रह जाएंगे बिना किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के। इस तूफान से बचने के लिए सब एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप की तरफ भागते हैं, पर अचानक से ही एक एस्ट्रोनॉट और बॉटनिस्ट मार्क वेटनी की किसी चीज से टक्कर हो जाती है और वो तूफान में खो जाता है। इस मिशन के कमांडर लुइस ने बहुत कोशिश की मार्क को बचाने के लिए, पर मार्क ना मिलने की वजह से उन्होंने ये मान लिया कि मार्क तूफान में मर चुके हैं और इसलिए मार्क को छोड़ के वो बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ अर्थ की तरफ चल पड़े। जब मार्स पे तूफान शांत होता है तो वहां पे दिखाई देता है कि मार्क पेट के बल जमीन पर गिरे पड़े हैं और अचानक से उनका ऑक्सीजन अलार्म बजने लगता है, जिससे मार्क उठ जाते हैं। जी हाँ, अच्छी खबर तो यह है कि मार्क जिंदा है, पर बुरी खबर यह है कि वो मार्स पर अकेले जिंदा है। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि सैटेलाइट की एक रॉड उनके पेल्विस एरिया में चली गई है और उनके स्पेस सूट में होल हो गया है और उनकी बॉडी पर चोट लगी हुई है। वो अपनी चोट पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि उनके पेल्विस एरिया से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। सारा खून बहते बहते उनके स्पेस सूट के होल तक आ रहा है, पर जल्दी ही वो सूख रहा होता है क्योंकि उसमें से पानी इवेपोरेट हो रहा था एयर फ्लो और कम प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से वो सूखा खून स्पेस सूट के होल को सील कर रहा था। ये देखकर मार्क जल्दी से अपने कैंप की तरफ चले जाते हैं ताकि वो इस चोट को ठीक कर सके, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। अपने कैंप पर पहुंचते ही वो सैटेलाइट की रॉड अपने पेल्विस से खींच लेते हैं। वो खुद अपनी चोट का इलाज करते हैं एंटीसेप्टिक और 9 स्टिचेस लगाकर। पर अगला सवाल तो ये था कि मार्क अब करेंगे क्या? उनके साथियों को लग रहा था कि उनकी मौत हो गई है और उनका नासा से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था क्योंकि सभी सैटेलाइट्स बर्बाद हो गई थी। मार्क के पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो 4 साल तक मार्स पर जिंदा रहें ताकि नेक्स्ट मार्स का मिशन जब नासा लॉन्च करे तो वो उन्हें मिल जाए। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि मार्क 4 साल का खाना, पानी और ऑक्सीजन कहां से अरेंज करेंगे? मार्क को ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी क्योंकि नासा का ऑक्सीजनेटर तूफान से बच गया था और वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता था। तो अब मार्क को खाने और पानी की प्रॉब्लम थी। अब मार्क ने डिसाइड किया कि वो ये देखते हैं कि उनके पास टोटल में अभी कितना खाना है। उनके पास अपने हिस्से का खाना तो था ही, बल्कि अपने 5 बाकी साथियों का भी खाना था। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर वो नॉर्मल डाइट से 3/4 क्वांटिटी डाइट हर रोज खाते हैं तो उनका खाना 400 दिनों तक चल सकता है। पर अगला मार्स मिशन तो 4 साल बाद आना था, यानी 1460 दिनों के बाद। इसका मतलब यह था कि मार्क के पास लगभग 1000 दिन का खाना नहीं था। मार्क एक बॉटनिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बॉटनिस्ट होने का फायदा उठाया जाए और मार्स पर प्लांट्स ही ग्रो किए जाए। मार्स की मिट्टी में धरती जैसे एलिमेंट्स तो हैं, पर पानी, बैक्टीरियल एक्टिविटी और एनिमल लाइफ से मिलने वाली न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इस मिशन का एक एम ये भी था कि अर्थ और मार्स की सॉइल्स की कॉम्बिनेशन में प्लांट्स कैसे ग्रो किए जाते हैं। तो इस वजह से मार्क के पास थोड़ी सी अर्थ की सॉइल थी, पर वो उससे 1000 दिन का खाना नहीं बना सकते थे। इसके अलावा उनके पास आलू भी थे जो उन्होंने उगाने का फैसला किया। तो मार्क ने डिसाइड कर लिया था कि वो मार्स की मिट्टी को प्लांट ग्रोथ लायक बना देंगे। मार्स की मिट्टी में इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और बायोमैटर मिसिंग था, तो मार्क ने पुराने मिशंस के वैक्यूम सील ह्यूमन वेस्ट यानी पॉटी कलेक्ट कर दी
और अपनी भी फीसेस यानी पॉटी कलेक्ट करके मैन्योर बना दिया। उन्होंने ये सारा मैन्योर जमा करके एक एरिया में फैला दिया और ऊपर से अर्थ की मिट्टी भी डाल दी ताकि अर्थ की सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करे। अब प्रॉब्लम था पानी का। पानी बनाने के लिए मार्क ने काफी केमिस्ट्री अप्लाई की। पानी का फॉर्मूला है H2O, यानी इसमें हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीजनेटर से प्रोड्यूस कर सकते थे, पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की प्रॉब्लम थी। उनके पास जो सोलर बैटरीज थी उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन उन्होंने वो यूज नहीं किया क्योंकि अगर वो उसे यूज कर देते तो उनका एनर्जी सोर्स चला जाता। बहुत सोचने के बाद उन्हें ये याद आया कि उनकी मार्स डिसेंट व्हीकल में बहुत सारा फ्यूल बचा है जो कि हाइड्रोजन का बना था, जिसमें 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पर अब उन्होंने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना था। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन लिबरेट करना काफी खतरनाक काम है क्योंकि हाइड्रोजन एक्सप्लोड कर सकता है अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हुई। मार्क के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो हाइड्रोजन को कैटालाइजर के ऊपर से पास होने देंगे जिससे ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। मार्क ने अपना रिएक्शन शुरू कर दिया और उनसे एक कैलकुलेशन एरर हो गया ऑक्सीजन कैलकुलेट करने में, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट हो गया और मार्क पानी बनाने में नाकामयाब हुए। पर मार्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन को सुधारा और पानी बनाने में इस बार वो सक्सेसफुल हो गए। कुछ दिन के बाद मार्स की सॉइल में पहला पौधा नजर आता है जिसको देख के मार्क बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पे नासा माँ की डेथ अनाउंस कर देती है और यहाँ तक उनका फ्यूनरल भी हो जाता है। पर अगले दिन उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट इमेज से नोटिस करती है कि उनके इक्विपमेंट्स मार्स के सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए थे। ये वो इक्विपमेंट्स थे जो मार्क ने शिफ्ट किए थे और नासा की ऑपरेटर को ये बात पता चल जाती है। वो अपनी टीम को ये न्यूज बताती है और उन्हें समझ आ जाता है कि मार्क जिंदा है। पर वो सोचने लगते हैं कि अगर वो मार्क को बचाने का मिशन लॉन्च भी करते हैं तब तक मार्क जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि उनके पास इतना खाना नहीं है। अगर वो मिशन की तैयारी करें तो उन्हें 3 महीने लगेंगे और फिर अर्थ को मार्स तक 9 महीने लगेंगे, यानी पूरा 1 साल। मार्स में मार्क अपनी आलू की फसल बहुत कामयाबी से उगा रहे हैं, पर उन्हें पता है कि उन्हें नासा से जल्द कांटेक्ट करना होगा अगर वो जिंदा बचना चाहते हैं। इसलिए वो मार्स की ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर एक पाथ फाइंडर होता है जिसका बहुत साल पहले नासा से कनेक्शन टूट गया होता है। अर्थ से नासा की टीम मार्क की लोकेशन को ट्रैक करती है और समझ जाते हैं कि वो पाथ फाइंडर तक जा रहे हैं। ये एक बहुत ही पुराना सिस्टम था जो सिर्फ फोटोग्राफ भेज सकता है। मार्क इस पाथ फाइंडर को ठीक करना शुरू कर देते हैं और अचानक से ही वो पाथ फाइंडर अर्थ की तरफ पॉइंट कर देता है। पाथ फाइंडर जब भी अर्थ की तरफ पॉइंट करता है इसका मतलब है कि उसे सिग्नल मिल रहे हैं और इसका ये मतलब है कि नासा को पता है कि मार्क जिंदा है और इसीलिए वो सिग्नल भेज रहे हैं। ये बात जान के मार्क बहुत ही खुश होते हैं और इसके बाद मार्क 3 बोर्ड्स बनाते हैं और इन 3 में से वो सबसे पहले बोर्ड पर लिखते हैं कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं। सेकंड बोर्ड पर वो लिखते हैं हाँ, और थर्ड बोर्ड पर वो लिखते हैं नहीं। ऐसा वो नासा से कम्युनिकेट करने के लिए सोच रहे थे कि अगर नासा को उनके सिग्नल मिल रहे हैं तो वो कैमरा यस की तरफ खुद ब खुद पॉइंट कर देगा और ऐसा ही हुआ। एग्जैक्टली नासा मार्क के सिग्नल्स रिसीव कर रहे थे और ये जानकर मार्क को उम्मीद नजर आई। फिर मार्क और मैसेजेस लिखकर कम्युनिकेट करते रहे नासा से और नासा उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि वो मार्क के लिए और जरूरी सामान वो अर्थ से भिजवा रहे हैं। मार्क को ये भी पता चलता है कि नासा ने अभी तक उनके बाकी 5 एस्ट्रोनॉट्स दोस्तों को ये नहीं बताया है कि मार्क जिंदा है क्योंकि वो अभी भी स्पेस का सफर तय कर रहे हैं, यानी अभी वो मार्स से वापस अर्थ की तरफ ही जा रहे होते हैं। कुछ दिन के बाद नासा डिसीजन चेंज करते हैं और क्रूमेट्स को बता देते हैं कि मार्क जिंदा है और उसके लिए मदद भेज रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर अचानक एक दिन जहां मार्क आलू उगा रहा होता है वहां एक धमाका हो जाता है और सब बर्बाद हो जाता है। अब मार्क फिर से आलू नहीं उगा रहा होता। ये जानकर नासा ने जल्द से जल्द मार्क को ये कहा कि उसे कम से कम खाना पड़ेगा ताकि वो खाना काफी दिनों तक चलता रहे। नासा जल्द से जल्द लॉन्च की तैयारी करती है और मार्क के लिए खाना और जरूरी सामान स्पेसशिप पे लॉन्च कर देती है, पर टाइम कम होने की वजह से उस स्पेसशिप की सारी टेस्टिंग नहीं होती, जिसकी वजह से स्पेसशिप लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही ब्लास्ट हो जाती है। जब मार्क तक ये खबर पहुंचती है तो वो टूट जाते हैं और उसकी उम्मीद बहुत कम हो जाती है। तभी मार्क अपने पेरेंट्स और कमांडर लुइस के लिए मैसेज भेजते हैं। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ था, मेरे पेरेंट्स पर चेक रखना और अगर मैं मर गया तो उन्हें बताना कि हमारा मार्स पर वक्त कैसे गुजरा। मुझे पता है कि किसी के पेरेंट्स को यह बताना कि उनका बेटा मर गया है बहुत ही कठिन काम है, पर ये कर देना। मैं हार नहीं मान रहा, पर हर आउटकम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरा मैसेज जो वो कमांडर लुइस को लिखते हैं वो था, मैंने आपके साथ 2 साल तक ट्रेनिंग की है और मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि आप ये सिचुएशन अपने आप पर ब्लेम करी होंगी, पर मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट थी और आपको एक अच्छा डिसीजन भी लेना था।
ये सब होते हुए भी आपने एक असली कमांडर की ड्यूटी निभाई है और एक बहुत अच्छा आपने डिसीजन भी लिया है। एक क्रू मेंबर का मरना बेटर है एज कम्पेयर टू सारे के सारे क्रू मेंबर्स का मर जाना। नासा की उम्मीद बहुत कम हो गई थी, पर मार्क को वापस लाने में चाइना ने उनकी मदद करने का फैसला किया। चाइना ने एक सीक्रेट बूस्टर रॉकेट डेवलप किया था जो उन्होंने नासा को ऑफर किया। चाइना के एस्ट्रोडायनामिसिस्ट रिच पर्नेल ने एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाया। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वो सीक्रेट बूस्टर वाला रॉकेट एरीज 3 की स्पेसशिप को रीसप्लाई करने में यूज करेंगे, जो कि अभी मार्स से अर्थ की तरफ आ रही थी, और फिर एरीज 3 की स्पेसशिप को अर्थ की ग्रेविटी से स्लिंग शॉट करके वो वापस सप्लाई लेके मार्स पर रेस्क्यू मिशन पर भेज देंगे। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्क को मार्स के ऑर्बिट से बाहर आना होगा ताकि क्रूमेट्स उसे पकड़ सके, क्योंकि स्पेसशिप को मार्स पे लैंड कराना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए मार्क एरीज 4 का व्हीकल, जिसका नाम मार्स एसेंट व्हीकल था, उसे यूज करके ऑर्बिट से बाहर आएंगे, पर यह काफी रिस्की था। नासा की टीम ने यह प्लान डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि इसमें 5 और एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा हो सकता है। नासा के एक ऑफिसर ने छुपकर एरीज 3 तक ये ऑल्टरनेटिव प्लान का मैसेज भिजवा दिया, और जब क्रू मेंबर्स को ये पता चला, उन्होंने अपनी स्पेसशिप का पाथ ऑल्टर कर दिया बिना नासा की परमिशन से, ताकि वो अपने क्रूमेट को बचा सके। नासा को फाइनली पब्लिकली इस डिसीजन को सपोर्ट करना पड़ा। फाइनली जब स्पेसशिप को चाइना की मदद से रीसप्लाई करा दिया गया, तो उसने मार्स तक का सफर फिर से तय करना शुरू कर दिया। मार्क को यह जानकर बहुत खुशी हुई थी कि उसके लिए उसी के क्रू मेंबर्स उसे रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। मार्क ने अपने मार्स से एसेंट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे ही उनको स्पेसशिप का सिग्नल आया, वो मार्स से निकल गए। प्रेशर की वजह से मार्क एसेंट के दौरान बेहोश हो जाते हैं और बीच में उनका कम्युनिकेशन स्पेसशिप से टूट जाता है, पर कुछ देर के बाद वो वापस होश में आते हैं और कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। मार्क को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसकी व्हीकल की स्पीड बहुत ज्यादा थी और स्पेसशिप की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। क्रू मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी स्पेसशिप का एक हिस्सा ब्लास्ट करवा देंगे, जिससे उनकी स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाए। मार्क ने कमांड से बोला था कि वो अपने स्पेस सूट पे होल्ड करके उसकी हवा के दबाव से स्पेसशिप तक पहुंच जाएंगे, पर कमांडर ने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की था। स्पेसशिप की स्पीड कम होने के बाद कमांडर लुइस स्पेसशिप से निकल गई फ्लाइंग चेयर पर, जो स्पेसशिप से रस्सी से बंधी हुई थी। कमांडर लुइस को मार्क दिखाई दिए, पर उनकी रस्सी की लिमिट मार्क तक नहीं पहुंच रही थी। मार्क ने फाइनली अपने स्पेस सूट से होल्ड कर दिया और व्हीकल छोड़ दी। अपने स्पेस सूट की हवा के दबाव से वो स्पेसशिप की तरफ पहुंच गए और कमांडर के पास आने लगे। कमांडर ने उन्हें अपना हाथ दिया और मार्क ने लगभग हाथ पकड़ लिया, पर मजबूती से नहीं पकड़ा, जिसके कारण उनका हाथ छूट गया। किस्मत अच्छी थी कि मार्क का हाथ छूटने के बाद कमांडर की रस्सी हाथ आ गई और वो सही सलामत स्पेसशिप में पहुंच गए। उसके बाद मार्क और मार्क का क्रू अर्थ पर वापस आ गया और मार्क एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंस्ट्रक्टर बन गए। और इसी के साथ ये अमेजिंग साई-फाई फिक्शन खत्म होती है। दोस्तों, आई होप ये साइंस फिक्शनल स्टोरी आपको बहुत अमेजिंग लगी होगी, और अगर आप ऐसी और इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।